नमस्कार दोस्तों, मैं अमन राज आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन सर पे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में अस्थाई बंदोबस्त क्या है और अस्थाई बंदोबस्त की विशेषता क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आइए अब हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अस्थाई बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट अंग्रेज के द्वारा लागू किया एक राजस्व व्यवस्था था या रिवेन्यू सिस्टम था। इस व्यवस्था में अंग्रेज क्या करता था, किसी जमींदार को हमेशा के लिए किसी जमीन का मालिक बना देता था और उस जमीन के बदले में जमींदार से एक निर्धारित राजस्व के रूप में अनाज लेता था। यानी जब अंग्रेज किसी जमींदार को जमीन देता था तो वह उससे पहले ही बात करके फिक्स कर लेता था कि आपको इस जमीन के बदले में इतना अनाज देना होगा, चाहे अब आपका फसल अच्छा हो या खराब हो, ये सब आपके भाग्य के ऊपर है। अच्छा फसल हुआ तो आपके लिए अच्छा होगा और बुरा हुआ तो आपके लिए बुरा होगा। हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको उतना ही चाहिए जितना हमने फिक्स किया था आपके साथ में। दोस्तों, अस्थाई बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस सबसे पहले 1793 में बिहार, उड़ीसा और बंगाल में लागू किया था। दोस्तों, अब हम लोग अस्थाई बंदोबस्त की विशेषता के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पहला विशेषता है इसका कर का अस्थाई निर्धारण। यानी जो पहले जो कर का जो अस्थाई निर्धारण नहीं था वह अब निर्धारित कर दिया गया कि आपको इस जमीन के बदले में इतना ही रिवेन्यू देना होगा, चाहे अब आपका उत्पादकता बढ़े यानी फसल अच्छा हो या खराब हो, उसे अंग्रेज को कोई लेना देना नहीं था। वह अब फिक्स कर दिया गया कि अब आपसे इतना ही लगान हम लेंगे, इतना ही राजस्व लेंगे। यदि आपका फसल अच्छा होगा तो इससे आपको फायदा होगा। अब इससे क्या हुआ, अंग्रेज को एक निश्चित गारंटी मिल गया कि अब खराब हो फसल या अच्छा हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, उसको हमेशा ही उतना राशि मिल जाएगा जितना वो उसके साथ में फिक्स किया था। दूसरा पॉइंट है, जमींदारों को भूमि का अस्थाई मालिकाना हक मिल गया। तो दोस्तों, इसका मतलब यह है कि जमींदार का इससे पहले जमीन पे अपना मालिकाना हक नहीं था, यानी उस जमीन का जो वह मालिक नहीं था, वह अंग्रेज का जमीन था। लेकिन अब अंग्रेज बोला कि भाई आप ही इस जमीन का मालिक है, अब बदले में बस हमको आप इतना रिवेन्यू दे दीजिएगा। अब आप वसूल कीजिए रिवेन्यू और आप हमको कलेक्ट करके इतना दे दीजिएगा। और यदि कोई जमींदार यदि उसको उतना राशि नहीं देता था तो वह क्या करता था, अंग्रेज उसको जमीन का जितना भी जमीन होता था ना, उसको सबको हड़प लेता था, यानी जब्त कर लेता था और उसको नीलाम कर देता था। जो अच्छा बोली लगाता था वह जमीन उसको दे देता था वो। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है किसानों का अधिकार समाप्त। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि जिस जमीन का पहले मालिक किसान होता था उससे अब उससे मालिकाना हक छीन लिया गया और उस जमीन का मालिक अब हो गया जमींदार। अब जमींदार ही किसान से जो कर वसूल कर लेता था और अंग्रेज को दे देता था। और अब किसान सब जो था जमींदार के अंडर में काम करने लगा। अब जमींदार उससे काम करवाता था, उसको जमीन देता था और उससे काम करवाता था और बदले में उसे ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलता था, कर वसूलता था, जिससे कारण क्या हुआ, धीरे धीरे किसान सब कर्जा में डूबते चल गया। और जमींदार लोग जब वो पैसा नहीं दे पाता था यानी कर नहीं दे पाता था तो उसका शोषण भी करता था। दोस्तों, चौथा पॉइंट है ब्रिटिश सरकार को स्थिर आय। तो दोस्तों, हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि अंग्रेज जब सेटलमेंट करता है तो वह कहता है कि आपका फसल खराब हो या अच्छा हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको एक जो फिक्स राशि है उतना या फिक्स जो कर है उतना हमको चाहिए। यदि अच्छा होता है तो आप जानिए या बुरा होता है तो आप जानिए। इससे अंग्रेज को क्या था, एक निश्चित राशि कर के रूप में या आय के रूप में मिलने लगा था। दूसरा बात क्या था, जब अंग्रेज वसूलता था तो उसको हमेशा विरोध का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब यह सब विरोध से उसको टेंशन फ्री हो गया। वो अब जमींदार कर वसूलता था और जमींदार ही अंग्रेज को देता, यानी अब जो विरोध का सामना करना पड़ता था वो जमींदार सहता था, अंग्रेज को सबसे कोई लेना देना नहीं था। दोस्तों, पांचवा पॉइंट है जमींदारों के लिए लाभदायक।
दोस्तों इस व्यवस्था से जमींदारों को भी काफी लाभ मिला। अब जैसे वो क्या का था, जो हमेशा के लिए जमीन का मालिकाना हक उसको मिल गया, यानी पैतृक संपत्ति हो गया। यानी जो उसका है वो उसके बेटे का होगा, बाद में वो उसके बेटे का हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या था ना, धीरे धीरे इससे क्या हुआ, जमीन का जो मालिकाना हक मिलने से क्या हुआ, उसका रेपुटेशन समाज में बढ़ने लगा। धीरे धीरे करके उसका समाज में या आर्थिक स्थिति जो था ना, वह ऊंचा होने लगा। दूसरी ओर वो क्या करता था, किसान से वह अधिक कर वसूलता था। जितना फिक्स था अंग्रेज के साथ में, वह उसे और अधिक किसान सबसे कर वसूलने लगा। अब इससे क्या हुआ, किसान और गरीब होते चला गया और जमींदार और अमीर होते चला गया। तो यानी उसका जो आर्थिक स्थिति भी था वह बहुत आगे बढ़ गया और किसान सबका काफी नीचे चला गया था। छठा पॉइंट है कृषि सुधार में उदासीनता। दोस्तों जमींदार को अंग्रेज को एक निश्चित राशि देना पड़ता था कर के रूप में या राजस्व के रूप में, जिसके कारण से धीरे धीरे क्या हुआ, जमींदार के मन में जो भूमि के जो विकास होना चाहिए, जो सुधार होना चाहिए, उसमें वह इंटरेस्ट लेता ही नहीं था। वो बोलता था, सोचता था से जितना हमको कर चाहिए उतना तो किसान खेती करके हमको दे ही दे देता है और हम उसको दे ही देते हैं। बदले में किसान से वह और ज्यादा वसूल कर ही लेता है, तो उसको सुधार करने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, कृषि के विकास पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। लेकिन अंग्रेज जब दिया था उसको जमीन का मालिक जो बनाया, तो वह सोचा था इसको अस्थाई मालिक बना देंगे, हमेशा के लिए किसी जमीन का मालिक बना देंगे। तो यह अपना जमीन समझकर वह और भी प्रयास करेगा कि जमीन का जो खेती है, जो उत्पादकता है, वह और आगे कैसे बढ़े। लेकिन जमींदार उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण से कृषि का विकास नहीं हो पाया। सातवां पॉइंट है आर्थिक असमानता का विकास। दोस्तों जमींदार और अमीर होते चले गए और किसान और गरीब होते चले गए, जिसका मेन कारण था कि जमींदार अब किसान से और अधिक कर वसूलने लगा। यानी जो जितना जो अंग्रेज को वो देता था, वह उससे ज्यादा से ज्यादा कर वसूलने लगा और अपना झोली भरने लगा। तो जिसके कारण से क्या था, किसान सब दिन पर दिन गरीब होते चला गया। अब वह भूखमरी का शिकार होने के कगार पर आ गया था। यदि फसल बर्बाद होता था तो जमींदार उससे फिर भी जबरदस्ती कर वसूलता था और अपना झोली भरता था। तो जिसके कारण से क्या था, किसान और जमींदार के बीच में काफी खाई हो गया। यानी जमींदार जब अमीर हो गया और किसान और गरीब होते चला गया था। दोस्तों आठवां पॉइंट है किसानों पर शोषण का प्रभाव। दोस्तों किसान जो है जमींदार के अंदर में काम करता था और वह उसके अंदर में काम करता था, जिसके बदले में उसको आय का बड़ा सा हिस्सा उसको कर के रूप में देना पड़ता था। और वह नहीं देता था तो जमींदार जो था उससे अपना जमीन छीन लेता था। इस डर से किसान को किसी भी कीमत पर, चाहे उसका फसल अच्छा हो या खराब हो, महामारी आ जाए या जो प्राकृतिक आपदा आ जाए, उससे उसको कोई लेना देना नहीं था। वह किसी भी कीमत से किसान से कर वसूलता था और किसान नहीं देता था तो उसे जमीन छीन लेता था और उसको प्रताड़ित करता था, यानी उसको परेशान करता था। नौवां पॉइंट है सरकार का प्रशासनिक नियंत्रण कम। दोस्तों इसका मतलब यह है कि जो टैक्स कलेक्ट करने का जो बोझ था, पहले अंग्रेज उठाता था, यानी अंग्रेज खुद से टैक्स कलेक्ट करता था, वह उसका बोझ अब कम हो गया। क्योंकि अब क्या किया, जमींदार को ही मालिक बना दिया और बोला से आप ही अब टैक्स कलेक्ट करो या लैंड रिवेन्यू कलेक्ट करो और अब आप ही हमको दो, हम वसूलेंगे नहीं। जिससे क्या हो गया, उसका एक टेंशन खत्म हो गया टैक्स कलेक्ट करने का। दोस्तों 10वां पॉइंट है अन्य क्षेत्रों में प्रभाव। दोस्तों यह व्यवस्था बाद में उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में लागू किया गया था। दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं, यह व्यवस्था दक्षिण भारत के रैयतवाड़ी और महलवाड़ी प्रथा से बिल्कुल भिन्न था। अब हम लोग इसके निष्कर्ष के बारे में बात करेंगे। निष्कर्ष निष्कर्ष के रूप में दोस्तों हम लोग यह कह सकते हैं कि अस्थायी बंदोबस्त एक ऐसा व्यवस्था था जिसमें जमींदार को जमीन का स्थायी मालिक बना दिया गया और वह उसके बदले में वह उससे एक निश्चित भू राजस्व लेता था। इससे अंग्रेज को क्या हुआ, एक निश्चित आय का सोर्स मिल गया। लेकिन सबसे बड़ा जो कष्टदायक हुआ वह किसानों के लिए हुआ, क्योंकि जमींदारों को जमीन का मालिकाना हक मिलने के बाद में
वह किसानों का शोषण करने लगा। अधिक से अधिक वह उसे कर वसूलने लगा, जिसके कारण से जमींदार और अमीर होते चला गया और किसान और गरीब होते चला गया, और दोनों के बीच में काफी बड़ा खाई आ गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।